गुड मॉर्निंग बेटा। आपका जो अब चल रहा था औद्योगिक जो वाला चैप्टर है, औद्योगिकरण का चैप्टर, उसी का हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। हम लोहा इस्पात का उद्योग पढ़ चुके हैं, कपड़ा उद्योग पढ़ चुके हैं, जूट यानी कि पटसन उद्योग हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो अगला है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के रूप में इसमें एल्यूमिनियम के लिए कच्चे माल के रूप में इसका बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत हल्का होता है, जंगरोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगता है, ऊष्मा का बहुत आसानी से इसमें संचलन हो सकता है। खास करके हमारे जो लाइट की जो तार बनते हैं एल्यूमिनियम के, हमारे जो केबलों में जो तार लगाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। ये बहुत लचीला होता है। ठीक है, तो इस धातु को भी कठोर बनाने के लिए इसी के साथ में इसमें जहाज़ के भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंगरोधक, ऊष्मा का संचालक, लचीला, अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होता है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रगलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट चित्र 6.8 एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, नियमित ऊर्जा की आपूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। ये देखो सभी उद्योगों के लिए जरूरी है कि ऊर्जा का होना तो सबसे पहले जरूरी है। दूसरी बात है कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो, आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है हमारा रासायनिक उद्योग। देखो रासायनिक उद्योग में भारत में रासायनिक उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर हम है। इसमें लघु तथा वर्ग दोनों प्रकार के विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई इसके निर्माण में प्रयुक्त हैं। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, एस, कांच, साबुन शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाला रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बनिक रसायनों में पेट्रोसाइन शामिल है जो कि कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने के प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं और पेट्रो रासायनिक संयंत्रों के समीप होते हैं। रासायनिक उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग उद्योग, अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजार के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची भी बनाई जा सकती है। अगला उर्वरक उद्योग। ये खास करके जो खेती के लिए, कृषि के लिए, जैसे डीएपी है या यूरिया खाद है, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है फसलों के लिए। उर्वरक जो उद्योग होता है नाइट्रोजन उर्वरक यानी कि मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक यानी कि डीएपी जो हम गेहूं या सरसों की फसल के टाइम में उसका उपयोग करते हैं, अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा था अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप में या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटाशियम यौगिक के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यहाँ उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गए हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जो राज्य हमारे देश में हैं उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली प्रदेश तथा कर्नाटक भी हमारे मुख्य उत्पादक राज्यों में आते हैं। अगला बेटा हमारा सीमेंट उद्योग है। देखो सीमेंट उद्योग जो हम खास करके बिल्डिंग में जो कच्चे माल के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला सामान होता है सीमेंट। इसको घर बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, हवाई अड्डे बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए या अन्य व्यापारिक जो प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए भी सीमेंट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इनके बिना सीमेंट के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर होता है, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस उद्योग को इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार में उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक है, सीमेंट का जो उद्योग है पहला भारत में कब लगा था?
1904 में चेन्नई में लगाया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। ये उद्योग जो समुद्री जो जीव होते हैं, प्रवाल जीव होते हैं, समुद्री कुछ अन्य जीव हैं, उनकी डेड बॉडी से सीमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि फेल हो गई थी। आज के टाइम में जो सीमेंट है उसके सबसे पहला वो आपको मैंने बताया कि इसमें चूना पत्थर जो है वो जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग जब से ज़्यादा होता है। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशियाई, मध्य पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों की ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला हमारा जो है वह है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रैक्टर, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। अगला हमारा है कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आज के आधुनिक युग में अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें या मॉडर्न टाइम की बात करें, पीरियड की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आज बढ़ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार भी दे रहा है, वो हमारा कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलोर जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी की शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि पहला हमारा जो सीमेंट उद्योग है वो 1904 में लगा था। कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में लगाया गया था। इसी तरह से जो बेंगलोर है वो हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र है बम्बई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ में है। इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्र बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। अगला है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण के क्या कारण हैं। देखो बेटा, जितने अधिक उद्योगों का विकास हुआ है, यानी कि क्या कहता है, विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। ये बात सत्य है और सिद्ध हो चुकी है। आज के टाइम में जो कोरोना महामारी फैली है, जितना ज़्यादा विज्ञान यानी कि साइंस डेवलप हुआ है, उतनी ज़्यादा महामारियाँ भी फैली हैं। इसी के साथ में बहुत सारे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। उद्योगों के जितना ज़्यादा विकास हुआ है, उतने ज़्यादा प्रदूषण हुआ है, उतने ज़्यादा पर्यावरण का ह्रास हुआ है। तो आज के टाइम में हमें ज़रूरी है कि हमारा विकास के साथ साथ में हमें पर्यावरण को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये है उद्योगों को सबसे ज़्यादा 4 प्रदूषण से आज हमारा देश या दुनिया जूझ रही है। वायु प्रदूषण में क्या होता है बेटा? अधिक अनुपात में अनचाही गैसों का विसर्जन होना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण कारण है। वायु में निलंबित अणुनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार में कण होते हैं, जैसे कि धूलि, स्प्रे, कुहासा, धुआं। रासायनिक कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण करते रहते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या भोपाल गैस त्रासदी यानी कि 1989 में हुई थी, 1989 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खो दी और बहुत सारी, यहाँ तक माना जाता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते थे वो विकलांग हो रहे थे। ठीक है। विषय में जानते हैं वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशु, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अगला है जल प्रदूषण कि उद्योगों के जो ये कहे कि बड़े उद्योग जो है बड़ी नदियों के किनारे, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारी दूसरी कोसी है। सबसे ज़्यादा हमारे देश की दूषित जो नदी में आती है वो दामोदर नदी है। तो ऐसे बड़े उद्योग, चाहे वो कपड़ा उद्योग है या मेडिसिन उद्योग है या लोहा इस्पात उद्योग, कोई भी उद्योग है, अगर बड़ी नदियों के आसपास है वो उद्योग, तो उसका जो कूड़ा करकट जो भी उसका ये कहें कि वेस्टेज जो होती है वो क्या है,
कि नदियों में छोड़ दी जाती है। और यहाँ तक कि जो लोहा उद्योग है इसमें तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, या फिर मेडिसिन जो उद्योग है उसमें बहुत ज़्यादा जो जहरीले पदार्थ होते हैं, रासायनिक होते हैं, उनको जब नदियों में छोड़ दिया जाता है तो उस गर्म पानी और जहरीले रासायनिक की वजह से क्या होते हैं, जो नदियों में जो जीव जंतु होते हैं या जो छोटे वनस्पति पादप होते हैं वो तो नष्ट होते हैं, साथ में नदियों का पानी इतना ज़्यादा जहरीला हो जाता है जिसको अगर घरों में सप्लाई किया जाता है या फसलों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे यहाँ कागज़ है, लुगदी है, कागज़ की लुगदी है, राशन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशाला और चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिक जो उद्योग हैं, जो रंग अपमार्जक अम्ल तथा लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबड़ सहित कृत्रिम रासायन आदि जल में वाहित रहते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ में फ्लाई एश, फॉस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ सबसे ज़्यादा हैं। अगला है तापीय प्रदूषण। अभी आपको मैंने बताया कि लोहे का जो है इसको क्या कहता है, लोहे की बड़ी बड़ी सीलें बनाई जाती है, उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी डाला जाता है। जब लोहे के ऊपर पानी डाला जाता है इसी को शीतलन विधि कहते हैं। लेकिन वो पानी जब पास के नालों से जब नदियों और झीलों में बहा दिया जाता है तो वो पानी बहुत गर्म होता है और वहाँ जाके वो कहता है कि जो नदियों का जो पानी होता है उसमें भी प्रदूषण फैला देता है। अब तापीय प्रदूषण देखिए, जब कारखाना तथा तापघरों में गर्म जल के बिना ठंडा किए नदियों और तालों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों के से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण मृदा और जल प्रदूषण दोनों आपस में संबंधित हैं। मलबे के ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रासायनिक उद्योग, बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल में चले जाते हैं जो कि भूमिगत जल को भी दूषित कर देते हैं। अगला ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, बहुत ज़्यादा जो अगर किसी भी बड़े कारखानों की जो मशीन में साइलेंसर नहीं लगाया जाता है तो वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ होती है और ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है कि खास करके जो चिड़चिड़ापन होता है, कानों की बीमारी होती है, या ये कहें कि सिर में दर्द होता है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या ये कहें कि खास करके जो मानसिक जो बीमारियां हैं, डिप्रेशन की जो बीमारी है वो इससे सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इस कारण से इसमें जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस, यांत्रिक विद्युत डीलर आदि ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ठीक है, अब है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जा सकती है। ये हमने 4 प्रकार के पढ़े, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब है बेटा देखो, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, किस प्रकार से हमें कैसे उपाय करने चाहिए जिससे इन प्रदूषणों को भी बचाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। विभिन्न प्रतिक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जल का माने जहाँ तक हमसे हो सके उतना जल को दूषित न करें, उसका अधिक उपयोग न करें, और जल को दोबारा प्रयोग में लेने के लिए क्या फिल्टर के बिना पानी को दोबारा से उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जल की आवश्यकता आपूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। ठीक है, नदियों व तालाबों में गर्म जल नहीं डालना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों को पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको फिल्टर करना चाहिए, परिमार्जित करना चाहिए, उसके बाद उसे नदियों तक छोड़ना चाहिए। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित होने। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन होना चाहिए। जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योग द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रॉनिक अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषित पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरणों होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों के उपकरण का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाए जो कि ऊर्जा सक्षम तथा कम ध्वनि प्रदूषण करने वाली हो। ठीक है, हमें शतपोषणी विकास का जो है उसकी चुनौतियों को सामना करना चाहिए, बल्कि शतपोषणी विकास को अपनाना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरतें हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए उनको बचा के रखना चाहिए, जिससे कि हम इस प्रदूषण को ऐसे भी रोक सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब हमारा राष्ट्रीय ताप
विद्युत ग्रह NTPC द्वारा दिखाए गए कुछ मार्ग हैं। इसमें देखो बेटा कुछ मार्ग इस तरह से बताए गए हैं जिसको अपनाकर हम औद्योगिक जो निम्नीकरण हो रहा है, आगे कहेंगे पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है, पर्यावरण ह्रास हो रहा है, उसको किसी हद तक बचाया जा सकता है। आधुनिक तकनीक पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार किया जा सकता है। अधिकतम रखरखाव का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों को न्यूनतम उत्पादन किया जा सकता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए। तल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप में मॉनिटरिंग तथा समीक्षा करना एक ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना होता है। ये हमारा हो गया आपका चैप्टर। आपका देखो इसमें आपका थोड़ा सा मैं शॉर्ट क्वेश्चन करा देती हूँ। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन सा किया जाता है बेटा? इसमें हमारा होगा यानी कि चूना पत्थर सीमेंट के लिए। ठीक है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बेच रही है? कौन सी बेच रही है? सेल। ठीक है। उसके बाद में है निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाता है? बॉक्साइट को कच्चे में, एल्यूमिनियम उद्योग। कौन सा उद्योग होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है। उसके बाद में क्या है? निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो कौन सा आएगा? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। आ गया। बहुत ही इजी चैप्टर था। आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन का PDF आपके पास सेंड कर दूँगी। एग्जाम में आएगा, सीरियसली लीजिए क्वेश्चन, चैप्टर को दोबारा से रीडिंग कीजिए। जितने ज़्यादा चैप्टर की रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मिलेगा। ओके बेटा, धन्यवाद।